गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 10। हम लोग जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ रहे थे। हमने जॉर्ज पंचम की नाक पाठ को पढ़ा, समझा। आज हम इस कक्षा में कुछ प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, और उनके प्रश्न उत्तर हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन पर इंग्लैंड और भारत दोनों स्थानों पर हलचल मच गई। उनके इस दौर का असर किन किन पर हुआ? इसका उत्तर है रानी एलिजाबेथ के आगमन से इंग्लैंड और भारत दोनों ही जगहों पर हलचल बढ़ गई। उनके इस दौर से प्रभावित होने वालों में विभिन्न समाचार पत्र, पूरी दिल्ली, एलिजाबेथ का दर्जी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और मंत्रीगण विशेष रूप से प्रभावित हुए। अखबारों में रानी एलिजाबेथ, प्रिंस फिलिप, उनके नौकरों, बावर्ची मतलब रसोइये, अंगरक्षकों यानी बॉडीगार्ड तथा कुत्तों की जीवनी तक फोटो छपे। राजधानी दिल्ली में तहलका मचा हुआ था। सरकारी तंत्र दिल्ली की साफ तथा सुंदर तस्वीर प्रस्तुत करना चाहता था। वे सड़कों की साफ सफाई, सरकारी इमारतों को साफ कर उनका रंग रोगन कर चमकाने तथा राजमार्ग को चमकाने के लिए परेशान थे। इसके अलावा अन्य तैयारी के लिए अफसरों तथा मंत्रियों की परेशानी तो देखते ही बनती थी, क्योंकि जॉर्ज पंचम की लाट मतलब मूर्ति की टूटी नाक जोड़ने का प्रबंध उन्हें जो करना था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मूर्तिकार की उन परेशानियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण उसे ऐसा हैरत अंगेज निर्णय लेना पड़ा। वह निर्णय क्या था? जॉर्ज पंचम की लॉट की टूटी नाक ठीक करने के लिए पहले तो मूर्तिकार पहाड़ी प्रदेशों और पत्थर की खानों में उसी किस्म का पत्थर तलाशता रहा। ऐसा करने में असफल रहने पर उसने देश के विभिन्न भागों बंबई, गुजरात, बिहार, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा आदि भागों के शहीद नेताओं की नाक लिया ताकि उनमें से कोई नाक काट कर लगा सके। यहां भी असफल होने पर उसने बिहार सचिवालय के सामने शहीद बच्चों की मूर्ति की नाकों की नाप भी लिया, पर यहां भी उसे असफलता ही मिली। तब उसने ऐसा हैरत अंगेज निर्णय लिया। मूर्तिकार द्वारा लिया गया यह हैरत अंगेज यह था कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट ली जाए और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक पर लगा दी जाए। जब मूर्तिकार तो सबसे पहले जो है वो पत्थर की तलाशता है और पत्थर को तलाशने के लिए वो हर पहाड़ी प्रदेश में जाता है और वहाँ पर हिंदुस्तान के सारे पहाड़ी प्रदेशों का वो चक्कर लगाता है और वहाँ पर जो है वो उस किस्म का पत्थर जो जॉर्ज पंचम की नाक में, जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति जिस पत्थर से बनाई गई थी, उस पत्थर को पहले तलाशने की कोशिश करता है ताकि वो पत्थर मिलने पर वो नाक बनाकर वहाँ पर आसानी से लगा सकता। कोई समस्या ही नहीं थी। लेकिन उसे वो पत्थर मिला नहीं। क्यों? क्योंकि वो पत्थर जो है विदेशी था और विदेशी पत्थर भारत में कैसे मिल सकता था। इसके बाद जो है उसने ये निर्णय लिया कि ऐसे बहुत सारे भारतीय नेताओं की मूर्तियां भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो है मूर्ति स्थापित की गई है। तो उसने सोचा कि क्यों ना इन नेताओं की मूर्ति से कोई किसी एक नेता की मूर्ति
जो जॉर्ज पंचम के नाक के नाप की हो, वहां से तोड़कर, वहां से निकाल कर वो जॉर्ज पंचम की नाक में लगा देगा, समस्या हल हो जाएगी। लेकिन वो भी वहां पर भी ऐसा नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि सभी नेताओं की मूर्ति जो थी, उनकी नाक जो थी, वो जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। उसे वहां पर भी निराशा हो जाती है और अंत में वो बहुत ही खतरनाक जो है एक निर्णय लेता है, एक सुझाव उसके मन में आता है और वह सचिव से जो है ये अपने जो सुझाव था वो प्रस्तुत करता। और वो सुझाव ये था कि क्यों न 40 करोड़, उस समय जो है भारत की आबादी जो है वो 40 करोड़ थी, तो इस 40 करोड़ आबादी में से किसी न किसी की नाक जो है वो जॉर्ज पंचम की नाक से फिट बैठती होगी और उसमें से किसी एक की जिंदा नाक जो है लाकर वो मूर्ति में लगा दी जाए। उसका ये सबसे हैरत अंगेज आश्चर्य में डालने वाला निर्णय था। प्रश्न 3 है, रानी एलिजाबेथ के भारत दौरे के समय अखबारों में उनके सूट के संबंध में क्या क्या खबरें छप रही थी? रानी एलिजाबेथ भारत दौरे के समय, रानी एलिजाबेथ जब भारत के दौर पर आई थी तो भारत, पाकिस्तान और नेपाल, इन 3 देशों की वो यात्रा करेगी। और क्योंकि वो रानी है तो हर एक मौके पर जो है उसका अलग अलग उसके वस्त्र होने चाहिए, आलीशान वस्त्र होने चाहिए। तो वो अपने साथ जो है, उनका दर्जी था और वो जो है अलग अलग मौक़ों के लिए जो है उनके अलग अलग जो है कपड़े बना रहा था। ठीक है, तो उनमें ऐसी खबरें अधिक प्रकाशित होती थी जिन्हें लंदन के अखबार एक दिन पहले जो है अपने अखबारों में छाप चुके होते थे। यानी लंदन के अखबारों की जो कटिंग होती थी, एक दिन पहले छपी हुई अखबार की जो कटिंग होती थी, वो लाकर जो है भारत के अखबारों में छपती थी। इन अखबारों के बीच रानी एलिजाबेथ के सूट की चर्चा भी प्रमुखता के साथ रहती थी। अखबारों ने प्रकाशित किया कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, जिस पर करीब 400 पाउंड का खर्च आएगा। क्योंकि रानी एलिजाबेथ थी, अलग अलग मौके पर अलग अलग वस्त्र वो धारण करेगी, और लेकिन कपड़ा जो कौन सा था उनका, हिंदुस्तानी था। हिंदुस्तानी रेशम का कपड़ा, मीन भारतीय रेशम का कपड़ा वो पहन रही थी। जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ में भारतीय अधिकारियों, मंत्रियों और कार्यालयों कार्यप्रणाली पर कठोर व्यंग्य किया गया है, इसे स्पष्ट कीजिए। जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ एक व्यंग्य प्रधान रचना है। इसमें जॉर्ज पंचम की टूटी नाक को प्रतिष्ठा बनाकर मंत्रियों एवं सरकारी कार्यों के कार्यप्रणाली पर करारा व्यंग्य किया गया है। क्योंकि इतने वर्षों की गुलामी के उपरांत, कठिन संघर्ष करने के उपरांत हमें ये आज़ादी मिली थी। 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया था और कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक जो है भारतीयों ने जो है अपना बलिदान दिया था, संघर्ष किया था, तब कहीं जाकर जो है हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई थी। ठीक है, लेकिन फिर भी लेखक का कहना है, लेखक कमलेश्वर जी यहाँ पर व्यंग्य करते हैं कि इतने वर्षों के शोषण और इतने वर्षों के संघर्ष के उपरांत जब हमें आज़ादी मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मानसिक रूप से हम जो है अभी भी अंग्रेज़ों के गुलाम ही थे। ठीक है, और रानी एलिजाबेथ भारत आएगी और उनके स्वागत की तैयारी के लिए सारी दिल्ली में जो है एक तहलका मचा हुआ था, एक खलबली मची थी, एक हंगामा मचा था कि रानी आने वाली है। सब कोई जी तोड़ कोशिश कर रहे थे रानी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन होना तो ऐसा नहीं चाहिए था क्योंकि हम आज़ाद भारत के थे। ठीक है, तो जो सरकारी अफसर थे
जो मंत्री थे वो सारे के सारे परेशान थे। ठीक है। आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। देश के सम्मान से सरकारी कर्मचारियों का कुछ लेना देना नहीं होता है। यदि उनकी स्वार्थ पूर्ति हो रही हो तो देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने में जरा सा भी संकोच नहीं करते। उनका उद्देश्य येन प्रकरण स्वार्थ सिद्धि ही उनका उद्देश्य बनकर रह गया है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। जॉर्ज पंचम के लाड की टूटी नाक लगाने के क्रम में पुरातन विभाग की फाइलों की छानबीन की जरूरत क्यों आ गई? इस छानबीन का क्या परिणाम निकला? क्योंकि जॉर्ज पंचम की लाट यानी मूर्ति जो है वो एक विदेशी पत्थर से बनी थी, वो वहाँ पर स्थापित थी। तो जब इसकी नाक टूट जाती है तो पहले तो उस पत्थर की जानकारी कि ये मूर्ति कहाँ बनी, कब बनी, इसमें किस तरह का पत्थर लगाया गया, तो इसकी एक फाइल बनी थी। लेकिन वो फाइल जो है वहाँ पर अभी वो पुरातन विभाग में थी, और जब पत्थर की खोज के लिए उस फाइल को खोजा गया तो वो फाइल नदारद थी। ठीक है। तो जॉर्ज पंचम के लाट की टूटी नाक लगाने के क्रम में पुरातन विभाग की फाइलों की छानबीन की जरूरत इसलिए आ गई क्योंकि इन्हीं फाइलों में प्राचीन वस्तुओं, इमारतों, लॉटों तथा महत्वपूर्ण वस्तुओं से संबंधित विस्तृत जानकारी संजो कर रखी जाती है, जिससे समय आने पर इनसे देश के ऐतिहासिक संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके। इन फाइलों की खोजबीन इसलिए की जा रही थी जिससे मूर्तिकार लाट के पत्थर का मूल स्थान, लाट कब बनी, कहाँ बनी, किसके द्वारा बनाई गई आदि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर उसकी टूटी नाक की मरम्मत कर सके। इसी वजह से पुरातन विभाग मतलब जो पुरानी जो चीज़ें होती है, ऐतिहासिक चीज़ें, ठीक है, तो ये इतिहास को संजो कर रखने के लिए उसे संबंधी जो जानकारियाँ होती है उसे जो है पुरातन विभाग द्वारा संग्रहित की जाती है, वहाँ पर वो सुरक्षित रहती है। लेकिन जब पत्थर की लाट के बारे में जानकारी, लाट के पत्थर के बारे में जानकारी हासिल करनी थी तो उन फाइलों में उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। प्रश्न 6। इस छानबीन का कोई सकारात्मक परिणाम न निकला क्योंकि फाइलों में ऐसा कुछ न मिला। भारतीय हुक्मरान अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते नजर आए। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जॉर्ज पंचम के नाक पाठ से ज्ञात होता है कि सरकारी कार्यालय के बाबू अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर टालते नजर आते हैं, है ना, क्योंकि सरकारी विभाग है और इसी वजह से जो है वहाँ पर कोई किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, कोई सक्रिय कार्य नहीं होता है, सब आलसी होते हैं। फाइलों पर फाइलें जमती जाती रहती है, धूल जमती जाती है, लेकिन कोई कार्य नहीं होता है। ये यहाँ पर इसी चीज़ पर व्यंग किया गया है कि सरकारी कार्य किस तरह से होता है। तो मूर्तिकार जब कहता है कि उसे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी, तब उसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, इसका जवाब देने के लिए भारतीय हुक्मरान एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और अंत में निर्णय का यह काम एक क्लर्क को सौंप दिया जाता है, क्योंकि कोई किसी के बारे में कुछ नहीं जानता है, ठीक है, कोई चीज़ों को संभाल कर नहीं रखता है कि सरकारी कार्य किस तरह से होता है। यहाँ पर उसी पर व्यंग किया गया है। प्रश्न 7। जॉर्ज पंचम के नाक पाठ के आधार पर बताइए कि पाठ से भारतीय अधिकारियों की किस मानसिकता की झलक मिलती है। गुलामी की झलक मिलती है ना।
जॉर्ज पंचम के नाक नामक पाठ में सरकारी तंत्र के अफसरों के मानसिक परतंत्रता की झलक स्पष्ट दिखाई देती है कि इतने वर्ष हो गए हमें आज़ाद होकर, हम आज़ाद भारत के जो है नागरिक है, हमें अपने उसकी गरिमा को बनाए रखना था। लेकिन रानी एलिजाबेथ जो यहाँ पर शासक रही है, ठीक है, तो उनके आने पर उनके स्वागत की तैयारी जो है में सारा दिल्ली जो है लगा हुआ था। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये जो है हमारी परतंत्रता, हमारी गुलामी को ही प्रदर्शित कर रहा है कि आज़ाद होने के बावजूद भी जो है हम मानसिक रूप से अभी भी अंग्रेज़ों के गुलाम थे। जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ में सरकारी तंत्र के अफसरों के मानसिक परतंत्रता की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये अफसरगण मानसिक गुलामी में जीते हुए एलिजाबेथ को खुश करने के लिए बदहवास दिखाई देते हैं। उन्हें राष्ट्र के शहीद देशभक्त नेताओं तथा बच्चों के सम्मान का तक का ध्यान नहीं रह जाता। वे लॉर्ड पर जिंदा नाक लगाने के लिए तनिक भी आपत्ति नहीं करते हैं। मतलब इतने लोग जो है देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हो गए हैं, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए हैं, लेकिन सरकारी तंत्र के जो मंत्री है या जो अफसर है वो जो है फिर से एक व्यक्ति को अंग्रेज़ों के उसमें फिर से एक व्यक्ति को शहीद करने तक के लिए तैयार हो जाते, उनको प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। तो वे लॉर्ड पर जिंदा नाक लगाने के लिए में तनिक भी आपत्ति नहीं दिखाते। इस असर पर वे देश की मर्यादा और भारतीयों के स्वाभिमान को ताक पर रखते नजर आते हैं। प्रश्न 8, इंग्लैंड के अखबारों में छपने वाली उन खबरों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण हिंदुस्तान में सनसनी फैली थी, है ना। ये यहाँ पर है कि रानी एलिजाबेथ आ रही है अपने पति के साथ, उनके पति फिलिप्स के साथ वो आ रही है। तो उनकी अगवानी के लिए मतलब जो मीडिया है, जो समाचार पत्र है, जिनको जो है और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है ना, लेकिन वो सब जो है किस चीज़ से भरे पड़े थे, रानी एलिजाबेथ के आगमन पर। यहाँ तक कि उनके बावर्ची जो बावर्ची है उसकी, उनके कुत्तों की, उनके जो अंगरक्षक है उन लोगों के बारे में, नौकरों के बारे में खबरें छाप रहे थे। मतलब उनके पास जो है इतना फालतू समय था, ठीक है, जो देश को इतने वर्षों तक गुलामी के जंजीरों में जकड़े रहे, उनकी जो है अभी तक वो गुलामी कर रहे थे, ठीक है, और उनको खुश करने के लिए जो है वो अपने अखबारों पर उनकी खबरें छाप रहे थे। रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन के समय इंग्लैंड के अखबारों में तरह तरह की खबरें छप रही थी। जैसे रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया, उसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया था, उस पर करीब 400 पाउंड खर्च आया। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री, प्रिंस फिलिप्स के कारनामे, उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसनामों तथा अंगरक्षकों की पूरी जीवनी के साथ शाही महल में रहने वाले कुत्तों तक की खबरें जो है छापी जा रही थी। ऐसी खबरों के कारण हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। प्रश्न 9, जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए। जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। भारत में तरह तरह के ऐसी नाकें खड़ी थी जिन नाकों तक लोगों के हाथ पहुंच गए थे और उन्हें शान और शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया था। जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए गश्त भी लगाई जा रही थी ताकि नाक बची रहे। ये उस समय था जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जा रहे थे या उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। तो इससे जो है जो जॉर्ज पंचम थे उन्होंने कई ऐसी नीतियां बनाई थी जो भारत विरोधी थी, ठीक है। लोगों के मन में जॉर्ज पंचम के शासन को लेकर जो है एक आक्रोश था, एक विद्रोह था
और अंग्रेज़ों के प्रति तो विद्रोह था ही। तो इसलिए जो है, जो भारतीय जनता थी, लोग थे, वो अपना आक्रोश जो है इन लाटों पर उतारते थे। ठीक है, जगह जगह पर जहाँ अंग्रेज़ों ने अपने अफसर की, अपने शासकों की जो है मूर्तियाँ स्थापित की थी, तो भारतीय जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जब आंदोलन करते थे, अपना आक्रोश प्रकट करते थे, तो वह जो है इन मूर्तियों को खंडित कर देते थे। तो कई मूर्तियाँ जो है वो सुरक्षित उतार दी गई थी, कई खंडित मूर्तियाँ थी, और उन्हीं में से जो है जॉर्ज पंचम की भी मूर्ति थी। उस मूर्ति की सुरक्षा के लिए जो है गश्त, वहाँ पे जो है पुलिस तैनात थी, वहाँ पे गश्त लगाई जा रही थी ताकि कोई भी जो है उस मूर्ति तक ना पहुँचे। लेकिन फिर भी मौका देखकर जो है लोग उस मूर्ति तक पहुँच जाते हैं और जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक को काट देते हैं। नाक का कटना मतलब अपमान का प्रतीक है। नाक जो है सम्मान का प्रतीक होती है, और नाक का कटना जो है वो अपमान का प्रतीक होता है। प्रश्न 10, रानी के भारत आगमन से पहले ही सरकारी तंत्र के हाथ पैर क्यों फूल जा रहे थे? क्यों? क्योंकि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक नहीं थी, और रानी जब इंडिया गेट जाएगी तो वहाँ पर शहीदों के स्मारक में जाएगी, तो वहीं पर जो है इंडिया गेट के पास जो है जॉर्ज पंचम की मूर्ति स्थापित है, वो मूर्ति तक ज़रूर जाएगी। ठीक है, और उस मूर्ति में जब नाक नहीं रहेगी तो जो है सरकारी तंत्र, सरकारी अधिकारी को ऐसा लगता है कि उनकी नाक भी नहीं रहेगी, है ना। तो रानी एलिजाबेथ के भारत आने से पूर्व ही सुरक्षा के कई उपाय करने में भी जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई। रानी आए और नाक न हो, इस सरकारी तंत्र के लिए परेशानी खड़ी कर देने वाली बात थी। अब रानी के भारत आने पर जॉर्ज पंचम की नाक को कैसे ठीक किया जाए कि रानी को जॉर्ज पंचम की लाट सही सलामत हालत में मिले, इसी चिंता में सरकारी तंत्र के हाथ पैर फूले जा रहे थे। प्रश्न 11, मूर्तिकार ने भारतीय हुक्मरानों को किस हालत में देखा? उनकी परेशानी दूर करने के लिए उसने क्या कहा? जॉर्ज पंचम की नाक लाट पर नाक अवश्य होनी चाहिए। यह तय होते ही मूर्तिकार को दिल्ली बुलाया गया। मूर्तिकार ने हुक्मरानों के चेहरे पर अजीब परेशानी देखी, उदास और कुछ बदहवास, कि क्या किया जाए। अगर रानी के आने तक मूर्ति पर नाक नहीं लगेगी तो क्या होगा? यह देखकर खुद मूर्तिकार दुखी हो गया। उनकी परेशानी दूर करने के लिए मूर्तिकार ने कहा, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बनी तथा इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया। जॉर्ज पंचम की नाक की लाट लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयास किए। उन प्रयासों का उल्लेख करते हुए बताइए कि आप इनमें से किसे सही मानते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार सबसे पहले उसी किस्म का पत्थर खोजने के लिए हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौर पर गया, और चप्पा चप्पा छाने पर भी उसके हाथ कुछ न लगा। इस प्रयास को ही हम सही मानते हैं, क्योंकि उसके द्वारा उठाया गया सार्थक कदम था। मूर्तिकार जब देश के नेताओं की मूर्ति की नाप लेने निकला, जब बम्बई, गुजरात, पंजाब, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि के नेताओं की मूर्ति की नाप के लेने के अलावा सन 1942 में शहीद बच्चों तक की नाकों की नाप लिया, और अंततः सफल न होने पर वह जिंदा नाक लगा दी, उसका यह कृत्य अत्यंत गलत लगा, क्योंकि एक बुत के लिए जिंदा नाक कितनी विचित्र और लज्जाजनक बात थी। मूर्तिकार के कृत्य में उसमें दूरदर्शिता, शहीदों के प्रति सम्मान और देश के मान सम्मान की रक्षा करने जैसे मूल्यों का अभाव नजर आता है। अंतिम प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जॉर्ज पंचम की नाक पाट देश के विभिन्न भागों के प्रसिद्ध नेताओं, देशभक्तों और स्वाधीनता सेनानियों का उल्लेख हुआ है।
उनके जीवन चरित्र पर आप किन मूल्यों को अपनाना चाहेंगे? जॉर्ज पंचम के नागपाट में गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय से लेकर राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्तों का उल्लेख हुआ है। इन शहीदों एवं देशभक्तों ने देश के लिए अपना तन, मन, धन और सर्वस्व निछावर कर दिया। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए कई तरह के कष्ट सहे। इन नेताओं, देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जीवन और चरित्र में देश प्रेम एवं देशभक्ति, देश के स्वाभिमान पर मत मिटने की भावना, देशभक्तों का सम्मान, राष्ट्र के गौरव को सर्वोपरि समझने जैसे मूल्यों को अपनाना चाहूँगा तथा समय पर उचित निर्णय लेते हुए ऐसा कार्य करूँगा जिससे देश का गौरव बढ़ेगा। तो ये थे कुछ प्रश्न। उम्मीद है कि इनको पढ़ने के उपरांत और व्याख्या को पढ़ने के उपरांत आप इस पाठ से कहीं से भी प्रश्न के उत्तर देने योग्य हो जाएंगे। इसे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? और इन प्रश्नों के उत्तर या अन्य प्रश्नों के उत्तर जो है आप दे सकते हैं। इस तरह से इनको पढ़िए, समझिए और प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करिए। तो मैं कक्षा जो है यहीं पे ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।